हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और फाइनली आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के 7 डे 7 टेस्ट के लास्ट सेशन यानी डे 7 में। ये सेशन कई मायनों में खास है। क्यों? क्योंकि एग्जाम आ चुका है और अब समय आ चुका है एक ऐसे मॉक टेस्ट को देने का जो प्योर एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जहां पर आपको यह फीलिंग आनी चाहिए कि ये एग्जाम बिफोर एग्जाम है। तो चलिए आज के सेशन में आपको वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो हो सकता है कि कल के एग्जाम में आपको सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिले। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 3 से 4 क्वेश्चन आपको टफ लगे, लेकिन घबराइएगा नहीं। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको वहां पर स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस टफ रखे जाते हैं, ताकि कैंडिडेट्स को यह फीलिंग आए कि अरे हमसे तो हो नहीं रहा, लेकिन आगे के क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं। कई बार कैंडिडेट्स हमसे यह भी कहते हैं कि सर हम 40 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपको कंप्यूटर में 40 के 40 क्वेश्चन देखने भी हैं और सही भी करने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो हमारा टारगेट रहा है वो रहा है 35 प्लस क्वेश्चंस को करेक्ट करने का। तो फिर से मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि कल के सेशन में, यानी कल जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो इस चीज को माइंड में जरूर रखिएगा कि सचिन सर ने कहा है कि 35 प्लस क्वेश्चंस को सही करके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए आज के सेशन में एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं 35 प्लस क्वेश्चंस को सही करने के लिए। लेट्स हैव अ लुक गाइस। सेशन के बाद मुझे बताइएगा कि आपने आज के सेशन में कितना स्कोर किया है। साथ ही साथ आपको एग्जाम देने के बाद में क्या करना है, जैसे ही आपका एग्जाम ओवर होता है आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पे, और कंप्यूटर का जो आपका एक्सपीरियंस रहा, जो क्वेश्चंस पूछे गए, जो ऑप्शंस वहां पर पूछे गए, वो हमें बताने हैं। तो आप सभी लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी मेहनत आप लोग के साथ में की गई है, तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा, क्वेश्चन विद ऑप्शन जरूर शेयर करिएगा इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि हम आपको एकदम सटीक एग्जाम एनालिसिस प्रोवाइड कर पाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपको साथ में यह भी बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक बढ़िया कोर्स मिल जाए बेसिक टू एडवांस लेवल का, या किसी भी स्टेट लेवल की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बेस्ट कंप्यूटर कोर्स है कंप्यूटर के लिए, जो आपको बेसिक नॉलेज भी देगा और एडवांस लेवल तक भी आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। यहां पर आपको वीडियोस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी और मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% सफिशिएंट रहने वाले हैं। वो कैंडिडेट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं, अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर और आईओएस स्टोर की मदद से। फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर लीजिएगा और किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं मेरे साथ डायरेक्टली इन दिस व्हाट्सएप नंबर। क्लियर है? तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस सेशन में 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे बैक टू बैक। पहला क्वेश्चन था डैश इज अ वर्चुअल असिस्टेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ एप्पल iOS, iPad ऑपरेटिंग सिस्टम, वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑडियो ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी एप्पल कंपनी का जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका नाम बताइए, और करेक्ट आंसर है सिरी। एप्पल का जो डिजिटल असिस्टेंट है या वर्चुअल असिस्टेंट है, इसका नाम क्या है गाइस? सिरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कल के सेशन में वो था among these name the email client, इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है? और ईमेल क्लाइंट हम किसको बोलते हैं? सॉफ्टवेयर को।
जो हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में और उसकी मदद से मेल को ऑपरेट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक जिसका पुराना नाम हॉटमेल था, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको परचेज किया और हॉटमेल का नाम बदल के क्या कर दिया, एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक किसने डेवलप किया था या हॉटमेल किसने डेवलप किया था? तो आंसर है मिस्टर सबीर भाटिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। साथ ही साथ ईमेल क्लाइंट में कौन से बड़े नाम निकल के आते हैं? तो एमएस आउटलुक हो गया, मोजिला थंडरबर्ड है और एप्पल का मेल है। ये आपके बहुत फेमस ईमेल क्लाइंट है। याद रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन में ईमेल क्लाइंट पूछें तो आंसर या तो एमएस आउटलुक होगा या मोजिला थंडरबर्ड होगा या एप्पल का मेल होगा। नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये आ रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पढ़िए बहुत अच्छे से, काल्म डाउन होके और बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस 172.16.55.13? आईपी एड्रेस की क्लास क्या है इस आईपी एड्रेस के लिए? हम जानते हैं कभी भी आईपी एड्रेस की क्लास अगर हमें पता करनी होती है तो पहली वाली ऑक्टेट के अकॉर्डिंग पता करते हैं, और पहली ऑक्टेट में क्या लिखा हुआ है, 172। 172 किस रेंज में आता है, 128 से 191 की रेंज में, जो कि क्लास बी को डिफाइन करता है। तो यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लास बी। ये रेंज जरूर याद रखिएगा। क्लास ए की रेंज होती है 0 से 127, क्लास बी की रेंज होती है 128 से 191, क्लास सी 192 से 223, क्लास डी 224 से 239 और क्लास ई 240 से 255 इज द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस। कितनी क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेस में? 5 क्लासेस होती हैं, ए बी सी डी ई। नेक्स्ट, द आईपी एड्रेस इज यूज्ड बाय होस्ट व्हेन दे आर बीइंग बूटेड। आईपी एड्रेस डैश का उपयोग होस्ट द्वारा बूट किए जाने पर किया जाता है। क्या होगा करेक्ट आंसर? हमें बताना है कि बूटिंग के दौरान जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है। हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बूटिंग के दौरान कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होता, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बूटिंग के दौरान जो आईपी एड्रेस होगा वो होगा 0.0.0.0, यानी 4 बार 0, यानी दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज अ लूप बैक आईपी एड्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा एक लूप बैक आईपी एड्रेस है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि लूप बैक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल टेस्टिंग के लिए किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग एड्रेस या लोकल होस्ट एड्रेस। और लूप बैक एड्रेस होता क्या है, 127.0.0.1। दिस इज कंसीडर्ड एज द लूप बैक एड्रेस। इसका इस्तेमाल करते कौन है? टेस्टर करते हैं, वेबसाइट डेवलपर्स करते हैं और हैकर करते हैं। किसका इस्तेमाल? लूप बैक एड्रेस का इस्तेमाल, जिसे टेस्टिंग एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड। Which of the following below is the range of loopback address? कह रहा है अभी तो आपने बताया कि ये loopback एड्रेस है, अब बताइए कि जो loopback एड्रेस है उसकी रेंज क्या होती है। निम्नलिखित में से कौन एक loopback आईपी एड्रेस की रेंज है? और करेक्ट आंसर है 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255, दैट इज द करेक्ट रेंज। बस याद ये रखिएगा कि लूप बैक एड्रेस जो होता है उसकी शुरुआत .0.0.1 से होती है, लेकिन जो रेंज होती है उसकी शुरुआत 127.0.0.1 से ना होकर 127.0.0.0 से होती है। ये बात आपको याद रखनी है। और 127.255.255.255 पर एंड होता है। वेरी गुड। इन एमएस एक्सेल 2019 या 2021, व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज सपोर्टेड नाउ? फॉन्ट साइज जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, चाहे वो एमएस वर्ड हो
चाहे एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो। हम जानते हैं एक्सेल के केस में जो फॉन्ट साइज है वो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 409 है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। एक्सेल के केस में जो मिनिमम फॉन्ट है वो 1 है और मैक्सिमम कितना है गाइस, 409। अगर यही हम बात करें एमएस वर्ड की, तो आप बताइए मुझे, इन एमएस वर्ड 2019 या 2021 व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज सपोर्टेड नाउ। एमएस वर्ड 2019 या 2021 में फॉन्ट आकार की सीमा क्या है। हम लोग जानते हैं एमएस वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज 1 है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज 1638 है। क्या है गाइस, मैक्सिमम 1638, यानी यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। कई बार डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेते हैं कि एमएस वर्ड का मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होगा, तो डायरेक्ट लगा दीजिए 1638 होगा, है ना। इसके बाद आपका फॉन्ट साइज एमएस वर्ड में सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, इन एमएस पावर पॉइंट 2019 या 2021 व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज सपोर्टेड नाउ। अब बात हो रही है एमएस पावर पॉइंट की। हम लोग ने एमएस वर्ड में भी देखा, एमएस एक्सेल में भी देखा, अब पावर पॉइंट में बताइए कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज 1 से लेकर 3600, दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर ऑप्शन में 1 से लेकर 4000 होगा तो वो वाला आंसर करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो आपको ऑप्शंस में दिया रहता है वो ये होता है, लेकिन जो करेक्ट माना जाता है वो क्या होता है, 1 से लेकर 4000। तो अगर पावर पॉइंट के केस में मैक्सिमम फॉन्ट साइज 4000 गिवन है तो आंसर 3600 ना होकर क्या होगा, 4000 हो जाएगा। वेरी गुड। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द 9th रो एंड 6th कॉलम इन एमएस एक्सेल 2019 या 2021। एमएस एक्सेल 2019 या 2021 में 9th पंक्ति और 6th कॉलम का पता क्या होगा। हम जानते हैं एक्सेल में जो सेल का एड्रेस होता है उसकी शुरुआत कॉलम से होती है और बाद में रो आता है। तो पहले कॉलम बाद में रो, यानी पहले 6 बाद में 9। कॉलम को हमेशा अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं और रो को हमेशा नंबर्स में, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, F9। क्योंकि कॉलम पहले रो बाद में, यानी 6 और 9 हो गया। 6 को अगर अल्फाबेट में आप काउंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, इसकी पोजीशन F, और रो क्योंकि नंबर्स में होता है तो इसलिए 9 की जगह पर 9, तो करेक्ट आंसर इज F9। वेरी गुड। फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल इज परफॉर्म्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि प्रवाह नियंत्रण और त्रुटि नियंत्रण निम्न में से किस परत पर काम करता है ओएसआई मॉडल में। तो फ्लो और एरर को कंट्रोल करने के लिए जो लेयर है वो है ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर, यानी डेटा लिंक लेयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम जूम लेवल दैट कैन बी सेट इन गूगल क्रोम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आता है कि गूगल क्रोम में जूम लेवल मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है और बाय डिफॉल्ट कितना है। ये तीनों आपको पता होना चाहिए गूगल क्रोम के रिस्पेक्ट में। तो बताइए मिनिमम जूम लेवल कितना होता है गूगल क्रोम ब्राउजर के केस में। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज 25%, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम लेवल दैट कैन बी सेट इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में जो मैक्सिमम जूम लेवल होता है वो क्या होता है, सोचिए। मिनिमम तो हो गया 25 और मैक्सिमम कितना होगा 500%, यानी इससे ज्यादा हम जूम नहीं कर सकते गूगल क्रोम के केस में। और बाय डिफॉल्ट की बात करें तो व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट जूम लेवल दैट कैन बी सेट इन गूगल क्रोम। अगर आप जूम इन और जूम आउट नहीं करते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट जूम का लेवल है वो क्या रहता है गाइस, बिल्कुल सही, दैट इज 100%।
तो आपको तीन चीजें समझ में आई कि गूगल क्रोम के केस में जो मिनिमम होगा वो क्या होगा 25%, मैक्सिमम कितना होगा 500% और बाय डिफॉल्ट कितना होगा 100%। नेक्स्ट, when you create a new presentation, what will be the first slide in MS PowerPoint 2021? जब आप एक नई प्रस्तुति बनाते हैं, एक नई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो MS PowerPoint 2021 में पहली स्लाइड कौन सी होगी? ब्लैंक, टाइटल, फर्स्ट, नॉर्मल व्यू या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज टाइटल स्लाइड। जो बाय डिफॉल्ट पहली स्लाइड होती है वो आपकी गाइस कौन सी होती है? टाइटल स्लाइड होती है, वेरी फर्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट? ये हम आपको कई बार करवा चुके हैं और कई बार इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये आईबीपीएस का वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन है। सुपरस्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस इज द राइट वन। यानी सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? पावर, और पावर के लिए जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कंट्रोल शिफ्ट प्लस लगाते हैं। और अगर बात हो सबस्क्रिप्ट की तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल इक्वल्स टू होगा। फॉर सबस्क्रिप्ट द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू। वेरी गुड। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन इनकॉग्निटो मोड इन गूगल क्रोम? गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? अगेन आईबीपीएस का फेवरेट क्वेश्चन। हम जानते हैं गूगल क्रोम में एक एनोनिमस मोड होता है, एक गुप्त मोड होता है, जहां पर हमारी हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती, उसे बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड। और इनकॉग्निटो मोड की को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एन है, यानी फोर्थ इज द करेक्ट वन। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करने पर गूगल क्रोम में क्या होगा? तो आंसर होगा एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड इनकॉग्निटो मोड। नेक्स्ट, कैश मेमोरी एक्ट बिटवीन। कैश मेमोरी किसके और किसके बीच में काम करती है? तो हम जानते हैं कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। सबसे फास्टेस्ट नहीं, दूसरे नंबर की फास्टेस्ट मेमोरी है, क्योंकि आप जानते हैं सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर है, फिर कैशे है, फिर रैम है। तो कैशे मेमोरी की बात करें तो रिसेंट जो भी हम काम करते हैं वो कैशे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। कैशे मेमोरी में डेटा मिल गया इसे हिट बोलते हैं, और कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिला तो इसे मिस बोल देते हैं। कैश मेमोरी किसके बीच में होती है? सीपीयू यानी प्रोसेसर और मेन मेमोरी यानी रैम के बीच में होती है। तो याद रखिएगा, कैश मेमोरी ऑलवेज लाइज या एक्ट्स बिटवीन सीपीयू एंड रैम। कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन है। कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पे काम करती है? आंसर है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर। क्योंकि कैश मेमोरी का साइज कम होता है, इसलिए वो डेटा जिसकी आवश्यकता कैश मेमोरी में नहीं है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और जिसकी आवश्यकता कैश मेमोरी में है उसी को कैश मेमोरी में रखा जाता है। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ सिद्धांत इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। वेरी गुड। Which one of the following network devices store the MAC address? निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस मैक एड्रेस को स्टोर करती है? मुझे बताइए फटाफट कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है गाइस? हम जानते हैं IPv4 32 बिट का, IPv6 128 बिट का और मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस की बात करें तो NIC कार्ड के ऊपर लिखा होता है। मैक एड्रेस की बात करें ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। मैक एड्रेस की बात करें तो इसे फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। मैक एड्रेस की बात करें तो ये कभी चेंज नहीं हो सकता।
वैसे हो तो सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से द एड्रेस विच कैन नेवर बी चेंज इज कॉल्ड मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की बात करें तो इसे बिल्ट इन एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। मैक एड्रेस की बात करें तो आप जानते हैं कि ये डेटा लिंक लेयर यानी ओएसआई मॉडल की सेकेंड लेयर पर काम करता है, और डेटा लिंक लेयर पर स्विच और ब्रिज ये दो डिवाइसेस काम करती हैं। तो यही तो पूछ रहा है कि मैक एड्रेस यानी डेटा लिंक लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है। तो आंसर या तो स्विच होगा या तो ब्रिज होगा। क्या स्विच दिया है? दिया है। क्या ब्रिज दिया है? नहीं। तो करेक्ट आंसर मिल गया, दैट इज स्विच। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड रैम एंड रोम? रैम और रोम की का आविष्कार किसने किया? हम जानते हैं कि रैम और रोम दोनों ही सेमीकंडक्टर मेमोरी है। रैम एंड रोम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी हैं, जहां पर रैम आपकी टेम्परेरी यानी वोलाटाइल है और रोम आपकी कैसी है? नॉन वोलाटाइल इन नेचर यानी परमानेंट मेमोरी है। हम जानते हैं रैम को रीड और राइट दोनों किया जा सकता है, लेकिन रोम को सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता है। हम जानते हैं बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स जहां पे लोड होती हैं वो जगह रैम कहलाती है, और बूटिंग में जो मेमोरी मदद करती है वो रोम कहलाती है। और हु इन्वेंटेड रैम एंड रोम? द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट हीथ डेनार्ड, दैट इज द करेक्ट वन। हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक रैम के बारे में भी जानते हैं कि स्टैटिक रैम फास्टेस्ट है, डायनेमिक रैम स्लो है। स्टैटिक रैम की मदद से कैश मेमोरी बनाते हैं। डायनेमिक रैम वो रैम है जो हमारे और आपके कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होती है या गैजेट में इंस्टॉल होती है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रैम। समझ में आ गया? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट मैनेज? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधित नहीं करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या नहीं है? फाइल को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना, ये सब तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, लेकिन वायरस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा वायरस प्रोटेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑपरेटिंग सिस्टम। वायरस प्रोटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स दैट कैन बी एडेड टू एन एक्सेल वर्कबुक? जैसे कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया कि एमएस एक्सेल में जो बाय डिफॉल्ट शीट्स होती हैं वो 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स 1 है, ओल्डेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स 3 है यानी 3 है। मैक्सिमम कितनी शीट ओपन की जा सकती हैं एमएस एक्सेल में, या मैक्सिमम कितनी शीट होती हैं? तो करेक्ट आंसर होगा 255 यानी 255। शीट को शीट 1 के नाम से डिनोट करते हैं, यानी जितनी भी शीट्स होती हैं वो शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। शीट को वर्कशीट भी बोलते हैं और वर्कशीट के कलेक्शन को वर्कबुक के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज स्टैंडर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ईथरनेट बेस्ड नेटवर्क? बात हो रही है यहां पर ईथरनेट की, और कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि ईथरनेट का मतलब होता है केबल। ईथरनेट केबल या लैन केबल भी इसको बोलते हैं। और ईथरनेट का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो क्या है गाइस? IEEE 802.3 इज रिजर्व्ड फॉर द ईथरनेट पर्पस। जहां पर एग्जाम में IEEE की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा IEEE स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स engineers. Next, which of the following are protocol used for VPN solution?
वीपीएन क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। वीपीएन के लिए निम्न में से कौन सी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? हम लोग जानते हैं कि वीपीएन क्या है? अपने डेटा को सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर करवाने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और वीपीएन जिस प्रोटोकॉल पे काम करता है दैट इज कॉल्ड पीपीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एमएस एक्सेल 2021? बताइएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इज इक्वल्स टू सीलिंग 5 मल्टीप्लाई बाय 9 कॉमा 12। सीलिंग दिया हुआ है, इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर होनी चाहिए। सीलिंग का मतलब ग्रेटर और फ्लोर का मतलब कम वाली वैल्यू। तो 5 9 45 होता है। 12 की टेबल पढ़ेंगे, 45 से ज्यादा वाला आंसर होगा, यानी आप करेक्ट तरीके से ऑप्शन में देखकर ही लगा सकते हैं 48 होगा करेक्ट जवाब। कैसे? 12 की टेबल पढ़ेंगे, फुली डिविजिबल होनी चाहिए और 45 से ज्यादा होनी चाहिए। तो आपने 12 की टेबल पढ़ी और आपको मिला 12 4 48, दैट इज द करेक्ट आंसर। इट इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट एन इमेज ऑफ टेक्स्ट इनटू अ मशीन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट। आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। यह वह प्रक्रिया है जो टेक्स्ट की एक छवि को मशीन पठनीय टेक्स्ट प्रारूप में परिवर्तित करती है। इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है या जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे सपोज करिए आपके पास मार्कशीट है और उस मार्कशीट को आपको चेंज करना है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है, जो कि एक क्राइम है। लेकिन हां, किसी भी इमेज को कन्वर्ट किया जा सकता है टेक्स्ट फाइल में विद द हेल्प ऑफ ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, विच माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज्ड आफ्टर विंडोज विस्टा? इस तरीके के क्वेश्चन काफी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि विंडोज ये एग्जाम को बहुत पसंद है और विंडोज का जो सीक्वेंस है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो विंडोज विस्टा के बाद में कौन सा रिलीज हुआ? विंडोज 7, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद होगा, विंडोज एमई यानी विंडोज मिलेनियम, विंडोज एक्सपी यानी एक्सपीरियंस, विंडोज विस्टा, देन 7, देन विंडोज 8, देन विंडोज 8.1, विंडोज 10 और फाइनली लेटेस्ट है विंडोज 11। नेक्स्ट, Microsoft will continue to support Windows 10 until Microsoft डैश तक Windows 10 का समर्थन जारी रखेगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्ट कब एंड हो रही है। यहां पर Windows 10 काफी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट डैश तक Windows 10 का समर्थन जारी रखेगा, कब तक? आंसर है 2025 तक। 14 अक्टूबर 2025 तक विंडोज 10 मार्केट में रहेगी। क्योंकि विंडोज 11 लॉन्च हो चुकी है, इसलिए इसकी सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हट जाएगी इस डेट के बाद। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एमंग द गिवन स्टेटमेंट? ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पढ़िए, email is case sensitive, email introduced in year 1971, email founded by Ray Tomlinson, CC in email stands for carbon copy, SMTP is used to send the mail। हम जानते हैं ईमेल केस सेंसिटिव नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। केस सेंसिटिव का मतलब, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जो चीज बड़े से लिखनी चाहिए वो बड़े से यानी कैपिटल से, और जो लोअर केस में लिखनी चाहिए वो लोअर केस में। तो अपर केस और लोअर केस अलग अलग हो, ये होता है केस सेंसिटिव। जबकि हम जानते हैं ईमेल में आप कोई भी चीज कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ईमेल आपकी केस सेंसिटिव नहीं है। तो करेक्ट आंसर बनता है
ईमेल इज नॉट केस सेंसिटिव, जबकि यहां पर दिया हुआ है ईमेल इज केस सेंसिटिव। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि ईमेल किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ, 1971 में। ईमेल के पापा कौन है, रे टॉमलिंसन। सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। बीसीसी का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एसएमटीपी का यूज होता है मेल को सेंड करने के लिए। POP3 और IMAP का यूज होता है मेल को रिसीव करने के लिए। माइम प्रोटोकॉल का यूज होता है किसी अटैचमेंट को सेंड करने के लिए जो कि नॉन टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, जो कि नॉन टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। नेक्स्ट, dash virus are embedded in a system's memory so it can be reactivated if the original virus is deleted। डैश वायरस एक सिस्टम की मेमोरी में रहता है, इसलिए यदि मूल वायरस को हटा दिया जाए तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। सिस्टम की मेन मेमोरी में रहने का मतलब रैम में रहना, और रैम में जो वायरस रहता है उसको रेसिडेंट वायरस के नाम से जानते हैं। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रेसिडेंट वायरस। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो संचार होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। सिर्फ कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, मॉनिटर में हमें दिखाई देता है, और एक डायरेक्शन में होने वाला कम्युनिकेशन सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल है। यानी करेक्ट आंसर होगा सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स क्या है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो लेकिन एक समय पर एक ही हो, दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स, जैसे वॉकी टॉकी। और फुल डुप्लेक्स का मतलब है रियल टाइम पर कम्युनिकेशन का होना, जैसे लाइव वीडियो, लाइव चैटिंग प्लेटफॉर्म्स, या फिर जब हम फोन कॉल्स पे बात करते हैं या फिर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो वहां पर जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द TCP/IP प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस। TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है जिसका उपयोग रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए किया जाता है। हमने देखा रिमोट टर्मिनल, हम जानते हैं रिमोट का मतलब होता है दूर बैठ के किसी के कंप्यूटर को कंट्रोल करना या किसी के कंप्यूटर को मैनेज कर पाना। तो रिमोट का मतलब क्या होगा, टेलनेट प्रोटोकॉल। यानी आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। टेलनेट की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज कॉल्ड टेलीटाइप नेटवर्क। टेलीटाइप नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम। निम्नलिखित में से कौन रोम में संग्रहित प्रोग्राम संदर्भित करता है। हम जानते हैं रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं गाइस, फर्मवेयर बोला जाता है। रोम मतलब जो एक बार कमिटमेंट कर ले फिर तो वो अपने आप की भी नहीं सुनता, दैट इज कॉल्ड रोम, रीड ओनली मेमोरी। और रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं गाइस, फर्मवेयर, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो फर्मवेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। Which is the shortcut key to start the presentation in presenter view। प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंटेशन शुरू करने की कौन सी शॉर्टकट की है, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन भी IBPS का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन रहा है, किसी ना किसी तरीके से पूछते जरूर हैं। करेक्ट आंसर होगा Alt F5। प्रेजेंटर व्यू की जो शॉर्टकट की होगी वो Alt F5 होती है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि Alt F5 का इस्तेमाल पावर पॉइंट में क्यों किया जाता है, तो आंसर है टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटर व्यू को ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ ईमेल्स दैट कैन बी सेंट थ्रू अ फ्री जीमेल अकाउंट पर डे यूजिंग वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का उपयोग करके प्रतिदिन निःशुल्क जीमेल खाते के माध्यम से भेजे जा सकने वाले ईमेल की संख्या की सीमा क्या है, तो फ्री जीमेल के केस में पर डे 500 मेल सेंड किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 500 इज द लिमिट, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट वन इन केस ऑफ
जीमेल यानी गूगल मेल। नेक्स्ट, डैश इज द नंबर 1 सर्च इंजन इन साउथ कोरिया फॉर आउट स्पेसिंग गूगल लोकली। दक्षिण कोरिया में नंबर 1 सर्च इंजन जो स्थानीय स्तर पर गूगल से भी कहीं अधिक फेमस है। तो साउथ कोरिया में जो गूगल से भी ज्यादा फेमस सर्च इंजन है दैट इज कॉल्ड नेवर, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नेवर इज द करेक्ट आंसर। बिंग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है उसका नाम बताइए, तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बिंग। द साइंस ऑफ एग्जामिनिंग रॉ डेटा with the purpose of drawing conclusion about the information is called। again बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। उस जानकारी के बारे में निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से कच्चे डेटा की जांच करने का विज्ञान क्या कहलाता है? अगर जैसे ही देखे क्वेश्चन में, कंप्यूटर साइंस की वो स्ट्रीम जहां पर रॉ डेटा को एग्जामिन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। इस स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? डेटा एनालिटिक्स। क्यों किया जाता है ऐसा? रॉ डेटा का मतलब होता है डेटा, और डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें माइनिंग करते हैं, उसमें प्रोसेसिंग करते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डेटा एनालिटिक्स। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ हैकर्स आर हायर्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा किस प्रकार के हैकर्स को काम पर रखा गया है? यानी सरकार को भी नीड होती है हैकर्स की, ताकि गवर्नमेंट क्या करे, उनको पेमेंट करे और उनसे कहे कि अगर आप हैकर हैं तो आप हैकिंग करिए किसी और देशों के लिए। जैसे इंडिया की सरकार कहे कि आप चाइना के डेटाबेस को चुराइए और बताइए कि चाइना में क्या चल रहा है, क्या कर रहा है चाइना इस समय, डेटाबेस को हैक करिए और बताइए। इसका मतलब इंडिया के फेवर में अगर हैकर काम करते हैं तो उन्हें सरकार अपॉइंट करती है, और ऐसे हैकर्स को इथिकल हैकर्स के नाम से जाना जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर 1 ऑप्शन, इथिकल हैकर्स। नेक्स्ट, डैश इज द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग और डिसीविंग यू इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल ओवर योर कंप्यूटर सिस्टम। डैश आपके कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण पाने के लिए आपको हेर फेर करने, प्रभावित करने या धोखा देने की एक कला है। तो इस कला को क्या बोलते हैं? जिसमें आपके कंप्यूटर पर पूरा कंट्रोल कर लिया जाता है, आपको मैनिपुलेट किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। सामाजिक दबाव में आकर आपको पूरे आपके कंप्यूटर का गेन कंट्रोल कर लेते हैं, एक्सेस ले लेते हैं आपके कंप्यूटर का, दैट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। जाल में फंसाना, है ना। आप देखिए इस इमेज में एक जाल डाला गया, उसमें फंस गया बेचारा, है ना, मैनिपुलेट किया गया, उसे इन्फ्लुएंस किया गया इस तरीके से, तो दैट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है? सबसे पहला बड़ा सर्च इंजन गूगल बाबा है, और दूसरा बड़ा सर्च इंजन गूगल कंपनी का ही दूसरा प्रोडक्ट यूट्यूब है। तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर यूट्यूब, जिसमें इस समय आप हमें देख रहे हैं। यह भी तो एक सर्च इंजन है। आपको कोई भी वीडियो देखनी होती है, आप यूट्यूब पर देखते हैं। तो आज के टाइम पर, आने वाले समय में यूट्यूब गूगल को भी पिछाड़ने वाला है। नो डाउट कि गूगल एक टेक्स्ट फॉर्मेट में सर्च करता है, और गूगल से कई बार यूट्यूब पर भी ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन बन चुका है यूट्यूब। नेक्स्ट, डैश वाज रिलीज्ड इन डैश एज द डिफॉल्ट ब्राउजर और मैकिंटोश पर्सनल कंप्यूटर। बताइए, डैश को मैकिंटोश पर्सनल कंप्यूटर पर डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में डैश में जारी किया गया था। मैकिंटोश का मतलब एप्पल के कंप्यूटर्स, एप्पल के कंप्यूटर में किसका यूज किया जाता है? सफारी ब्राउजर का। हम जानते हैं एप्पल में यूज होने वाला जो ब्राउजर है वो क्या है गाइस? सफारी। 2003 में एज अ डिफॉल्ट ब्राउजर बना मैकिंटोश का। तो अगर ईयर पूछें कि सफारी कब रिलीज किया गया,
2003 में। और सफारी किसका डिफॉल्ट ब्राउजर है? एप्पल कंपनी का, याद रखिएगा। तो इसी के साथ बेस्ट 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने यहां पर मैक्सिमम स्कोर किया होगा आज के सेशन में। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, घबराइएगा नहीं। बहुत मेहनत करी है और इस मेहनत का जो रिजल्ट होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। कितना स्कोर किया आपने आउट ऑफ 40 कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ 2 क्वेश्चन बैक टू बैक आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, क्यूओडी के रूप में आ रहे हैं। बताइएगा इनका आंसर क्या होगा। डैश इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन। डैश को पहला इंटरनेट सर्च इंजन माना गया। ऑप्शन है www, नेक्सस, आर्ची, क्रीपर या अर्पानेट। पहला सर्च इंजन कौन सा है, नाम बताइए। और दूसरा क्यूओडी यानी क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। गलत मत करिएगा। कई बार मैंने आपको बताया है कि सेल रेफरेंसिंग कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। कौन कौन सी? रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। जय श्री राम के नाम से, है ना, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। एब्सोल्यूट के केस में करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगा आपको गाइस ये सेशन? पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर फ्यूचर में किसी भी एग्जाम को आप देते हैं जहां पर कंप्यूटर की वेटेज है, उसकी प्रिपरेशन के लिए आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। आरबी असिस्टेंट की बात करें, आईबीपीएस, आरआरबीपीओ क्लर्क या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम्स की बात करें तो बेसिक से एडवांस लेवल का कोर्स वीडियोस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ मिल रहा है आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन पर। iOS या गूगल प्ले स्टोर दोनों में ही एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप डायरेक्टली इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बहुत अच्छे से दीजिएगा एग्जाम। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। हम लोग ने हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी पढ़ा है, कॉन्सेप्ट से भी पढ़ा है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी किए हैं और यहां पर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी किए हैं। बस एक चीज आपको अपने आप से बोलनी है, वो क्या? कि चाहे कुछ भी हो, 36 प्लस क्वेश्चन को सही करेंगे, 35 प्लस क्वेश्चन को तो लगभग सही करेंगे ही करेंगे। और ये पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर बार कैंडिडेट्स बढ़िया स्कोर करते हैं कंप्यूटर में और मुझे दिखाते भी हैं कि सर देखिए कितना बढ़िया स्कोर आया है कंप्यूटर में। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और बताएंगे कि सर ये क्वेश्चंस पूछे गए और कैसा रहा आपका ओवरऑल एग्जाम का एक्सपीरियंस। मेरे साथ में जरूर शेयर करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। अपने पे विश्वास रखिए। प्री क्लियर किया है आप सभी ने, मेंस के लिए आप जा रहे हैं। कूल डाउन होके विद हाई पैशन हर एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में आपको मदद करने वाला है। तो बहुत अलर्ट होके दीजिएगा हर एक क्वेश्चन के सही जवाब। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।